हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसएस टजू यंग में जिनजाओ की असलियत सबके सामने ले आए थे, जो कि और कोई नहीं बल्कि बूजी की बड़ी बहन थी। और एसएस टजू यंग और उनके डिसेबल्स को अपने जाल में फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन एसएस टजू यंग तो जब पहली बार मिस जिनजाओ से मिले थे तभी उन्हें उसकी असलियत के बारे में पता चल गया था, जिस बात के ऊपर यकीन कर पाना उन दोनों बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। खैर, उसके बाद जैसे ही वो दोनों बहनें मिलकर एसएस टजू यंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो एसएस टजू यंग वहाँ पे कोल्टून में उन दोनों बहनों से कहते हैं, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे एसएस टजू की बात नहीं मानती और एक के बाद एक लगातार एसएस टजू यंग के ऊपर अटैक किए ही जा रही थी, जिसके चलते एसएस टजू भी उनके साथ फाइट बैक करते हुए सिर्फ एक चुटकी बजाते हैं और उनकी हेमली थंडर गोड टेक्निक से उन दोनों ही बहनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक से अटैक हो गया था, जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से आधा प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय हो गया था और साथ ही साथ उन दोनों बहनों का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था। और इस तरह एसएस टजू यंग के हाथों में अगला डिवाइन आर्टिफैक्ट भी आ चुका था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को यी जुआंग कोर्टयार्ड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एसएस टजू यंग के डिसेबल्स अब आराम कर रहे थे और किंग जुई उन सभी के लिए खाना बना रही थी। लेकिन क्योंकि बाकी सभी लोग जानते थे कि किंग जुई कितना ज्यादा बेकार खाना बनाती है, इसलिए लिंगार वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहती है, किंग जुई तुम फाइट करके बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, क्यों ना तुम थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। और वैसे भी अगर सच कहूँ तो अभी हमें ज्यादा भूख नहीं लगी, तो हमारी रात खाना खाए बगैर भी गुजर सकती है। लिंगार को अपनी इतनी ज्यादा परवाह करते हुए देखकर किंग जुई बेचारी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम मेरी इतनी ज्यादा परवाह क्यों कर रही हो, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। और वैसे भी तुम लोगों को तो पता ही है कि कुकिंग करना मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा काम है, बस थोड़ी देर और रुको, मैं इसके अंदर अब अपने सीक्रेट मसाले डालने वाली हूँ और उसके बाद इस मील को सिर्फ रोस्ट करना ही रह जाएगा। और आज मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ, आज जब तुम लोग मेरी ये सीक्रेट रोस्टेड रेसिपी को खाओगी तो तुम लोग उंगलियां चाटते रह जाओगी, क्योंकि ये रेसिपी मैंने एसएस टजू यंग से सीखी थी और मैं भी उन्हीं की टेक्निक को ही फॉलो करते हुए आज की ये मील बना रही हूँ। किंग जुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो वहाँ पे चौंकते हुए उससे पूछती है, क्या वाकई में ही मास्टर को भी खाना बनाना आता है। जिस पे हम देखते हैं कि किंग जुई वहाँ पे मुस्कुराते हुए हमें अपना सर हिला देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बर्नी करो के साथ साथ बाकी सभी लोगों का ध्यान भी वहाँ पे किंग जुई की बातों के ऊपर ही चला गया था। जबकि किंग जुई वहाँ पे उन सभी लोगों को बताने लगी थी, जिस दिन एसएस टजू यंग ने खाना बनाया था वो इतना ज्यादा टेस्टी था कि आज तक मैंने वैसा कमाल का खाना नहीं खाया। वो इतना ज्यादा टेंडर और जूसी था कि पूछो ही मत। किंग जुई ने तो वहाँ पे सिर्फ बताने से ही उन सभी लोगों के मुंह में पानी ला दिया था और वो सभी लोग उसी खाने के ख्यालों में ही खो गए थे और वो एक साथ मिलकर ही वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगे थे, हम लोग भी मास्टर के हाथों का बना हुआ खाना खाना चाहते हैं। और ये कहकर वो सभी लोग मिलकर सीधा एसएस टजू यंग के पास चले जाते हैं, जो कि अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए आराम फरमा रहे थे। जबकि हम देखते हैं कि फेंग और बाकी सभी लोग वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कह रहे थे, मास्टर प्लीज आज हम लोगों को भी अपने हाथों से बना हुआ खाना खिला दीजिए। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टजू यंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए हमें अपना सर हिला देते हैं। सबसे पहले तो वो अपनी सोल इनकार्नेशन पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मीट को दोबारा से ठीक करते हैं, जिसे किंग जुई पूरी तरह से जला चुकी थी। और उसके बाद एसएस टजू यंग अपने सीक्रेट मसाले डालते हुए उसे रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। जबकि एसएस टजू यंग के सभी डिसेबल्स खाना बनने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और खाने से निकलने वाली खुशबू उन सभी लोगों को वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी, जो देखा तो बेचारी किंग जुई वहाँ पे उदास होते हुए कह रही थी, न जाने एसएस टजू यंग की ये स्किल मेरे अंदर कब आएगी। जबकि हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग इस बात पे लड़ने लगे थे कि सबसे पहले खाना कौन खाएगा। जबकि हम देखते हैं कि बर्नी करो तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो वहाँ पे अपनी डीमन किंग फॉर्म में आते हुए कहने लगा था, मैं बॉस का खास हूँ, इसलिए सबसे पहले खाना भी मैं ही खाऊंगा। अब अगर तुम में से किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसका ही रोस्ट बना दूंगा। जिस पे पैंडा बीस्ट उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कह रही थी, मैं नैनरियलम की फर्स्ट क्रिएचर बीस्ट हूँ, तो इस खाने के ऊपर सबसे पहला हक मेरा है। अपने डिसेबल्स को वहाँ पे इस तरह से लड़ते हुए देखकर एसएस टजू यंग वहाँ पे मुस्कुराने लगे थे। लेकिन जब वो पलटकर पीछे की तरफ देखते हैं तो मास्टर जू जियान, जो कि गुजी की मौत की वजह से पूरी तरह से गम में डूबे हुए थे, वो लगातार वहाँ पे वाइन पीते हुए अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। जो देखकर एसएस टजू यंग वहाँ पे कोल्टून में मास्टर जू जियान से कहते हैं, क्या आप अभी तक भी गुजी की मौत के बारे में सोच रहे हैं। एसएस टजू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जू जियान अपनी माइंड को नीचे गिराते हुए कहते हैं, पास्ट में जब एंशिएंट टाइलन सेट डिस्ट्रॉय हुआ था तब भी मैं अपने एंशिएंट टाइलन सेट के डिसेबल्स को नहीं बचा पाया था, और अब देखो एक बार फिर से मैं अपने डिसेबल गुजी को बचाने में नाकाम हो गया। हालांकि लाइफ ने मुझे दूसरा मौका दिया था और मैं उससे भी फायदा नहीं उठा पाया। सच कहूँ तो आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। मैंने 2 वर्ड से यानी कि टाइलन नाम का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा घर बनाया था जिसके अंदर खास लोग ही मौजूद हों, लेकिन इसके बदले में उन लोगों को क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ मौत। आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि टाइलन सेक्ट एंशिएंट टाइलन सेट के डिसेबल्स के लिए किसी कर से कम नहीं था। अगर मैंने उन मासूम लोगों को टाइलन सेट के अंदर शामिल ही ना किया होता तो शायद आज तक भी वो लोग जिंदा होते और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे होते। लेकिन अभी मास्टर जू जियान वहाँ पे उदास होते हुए अभी ये सब कुछ कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि लियू जियान आगे बढ़कर उनकी बातों का वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, माफ कीजिएगा ग्रैंड मास्टर, लेकिन टाइलन सेट हमारे लिए कोई कर्ज नहीं
नहीं है। अगर उस समय एसेटा जू यंग और टियालेंसेट ने हमें सपोर्ट ना किया होता तो अब तक शायद थर्ड रीजन के साथ साथ मैं भी पूरी तरह से खत्म हो चुका होता। टियालेंसेट ने उस समय हमारी मदद की थी जब हम लोग खत्म होने की कगार पे थे, तो फिर भला ऐसे सेक्ट को मैं कर्ज कैसे समझ सकता हूँ? वो सेक्ट जिसने पूरी तरह से मेरी जिंदगी बदल दी और आज मुझे न जाने क्या से क्या ही बना दिया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एसेटा जू यंग और टियालेंसेट की बदौलत हो पाया है। लियो ज़ेन की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि रिनजुई भी वहाँ पे उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर एसेटा जू यंग ने मेरी भी मदद ना की होती तो मैं अभी तक भी समंदर के नीचे बेहोशी की हालत में ट्रैप ही होती। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से लीना बाहर आते हुए कहती है, जिस समय मैंने टियालेंसेट को ज्वाइन किया था वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। लीना की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अब तक जिंदा हूँ, उसके पीछे टियालेंसेट का ही हाथ है। सच कहूँ तो हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ टियालेंसेट की वजह से ही सर्वाइव करते हुए आ रहे हैं। और वैसे भी मैं आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है कि टियालेंसेट से पहले हम लोगों की जिंदगी कितनी ज्यादा बेकार हुआ करती थी। उन लोगों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, टियालेंसेट हम सभी के लिए हमारे घर जैसा है और मौत के बाद भी हम लोग टियालेंसेट से अलग नहीं होंगे। एसेटा जू यंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है, मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टियालेंसेट हमारा घर है और सिर्फ मौत के डर की वजह से हम लोग अपने घर को नहीं छोड़ने वाले, फिर चाहे हम लोगों को अपनी जान कुर्बान क्यों न करनी पड़े। और ये कहकर जब फेंग वहाँ पे लियो ज़ेन की तरफ देखता है तो वो ऑलरेडी वहाँ पे अपने हिस्से का मील ले चुका था और वहाँ पे उसे बहुत ही मजे लेकर खाते हुए कह रहा था। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि टियालेंसेट के अंदर एसेटा जू यंग बहुत ही ज्यादा कमाल का खाना बनाते हैं और से पहले ऐसा टेस्टी खाना मैंने कभी भी नहीं खाया। लियो ज़ेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोगों का ध्यान भी उसी तरफ चला जाता है। वो सभी लोगों को वहाँ पे इमोशनल करके खुद सबसे पहले खाने के मजे ले रहा था। लियो ज़ेन की हरकत को देखकर हम देखते हैं कि डोंगमी गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम चालाक लूमड़ी कहीं की, एक बार फिर से तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक साथ ही वहाँ पे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और सबसे पहले कौन खाना खाएगा इस बात को लेकर वो लोग वहाँ पे आपस में फाइट करने लगे थे, जो देखकर एसेटा जू यंग के साथ साथ मास्टर जू ज़ेन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग थक कर खाना खाने के बाद आराम से सो रहे थे और बर्नी क्रो जो कि वहाँ पे लियो ज़ेन के हाथ के ऊपर आराम फरमा रहा था, वो सपने में भी खाने को ही सोचते हुए कह रहा था, कितना ज्यादा कमाल का खाना था। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियो ज़ेन उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन बर्नी क्रो तो पूरी तरह से उसके साथ चिपक कर सो रहा था। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग घर की छत के ऊपर खड़े होकर किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो वहाँ पे चांद को देखते हुए आगे की प्लानिंग कर रहे थे। हर बार एसेटा जू यंग ने साबित किया था कि वो मास्टर जू ज़ेन के पहले डिसेबल जू यंग से काफी ज्यादा आगे हैं। 12 डिसेबल्स में से अब तक जो कोई भी एसेटा जू यंग का मुकाबला करने के लिए आया था, एसेटा जू यंग पहले उन्हें उनकी चाल चलने देते थे और आखिर में एसेटा जू यंग अपनी एक ही चाल के साथ पूरी की पूरी बाजी अपने हिस्से में ले लेते थे। इसी बीच हम देखते हैं कि लियो ज़ेन की नजर भी वहाँ पे एसेटा जू यंग की तरफ ही चली जाती है। वो पहली बार एसेटा जू यंग को इस तरह से कुछ सोचते हुए देख रहा था कि तभी उसे वहाँ पे एहसास होता है कि एसेटा जू यंग के पीछे कोई ब्लड एनर्जी ग्लो कर रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा यिनजियांग कोर्टयार्ड ब्लडी मिस्ट फॉग में घिर चुका था। और जैसे एसेटा जू यंग को वहाँ पे उस ब्लड मिस्ट के बारे में एहसास होता है तो वो भी वहाँ पे पलट कर पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें जानने को मिलता है कि वो ब्लडी मिस्ट ओरा उसी मास्क से निकल रहा था जो कि उन्हें बूजी के पास से मिला था, जो देखकर एसेटा जू यंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए अचानक से कोल्ड टून में कहते हैं, इंटरेस्टिंग। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को फेंग डू की वंगचुआन रिवर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसेटा जू यंग के सभी डिसेबल से टेलीपोर्ट होते हुए एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके थे। रिनजुई और उसके कुछ साथी डिसेबल से जो कि उसी रिवर के अंदर मौजूद थे, वहाँ पे कुछ डीमन सोल्स उनके ऊपर हमला कर देती हैं और रिनजुई लगातार वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके उनका मुकाबला करते हुए कह रही थी। ये अचानक से हम लोग कहाँ पे आ गए? रिनजुई के साथ लीना भी मौजूद थी। वो दोनों अपने कमाल की स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए अब तक उन सभी डीमन सोल्स का मुकाबला करते हुए आ रही थी कि तभी हम देखते हैं कि रिनजुई को एहसास होता है कि उसकी पैरामोडल स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से गायब होने लगी है, जो देखकर रिनजुई वहाँ पे घबराते हुए कहती है कि आखिर ये किस तरह की अजीब सी जगह है, मेरी पैरामोडल स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रही। रिनजुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लीना भी वहाँ पे उसके हमें मिलाते हुए कहती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरी पैरामोडल स्पिरिचुअल एनर्जी भी धीरे धीरे कम होने लगी है। इस बीच हम देखते हैं कि लियो ज़ेन अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उन डेड सोल्स का मुकाबला कर रहा था और वो वहाँ पे उन सभी लोगों को बता रहा था कि अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो हम लोग फेंगडू रिवर के अंदर पहुंच चुके हैं, जिसे डेड लैंड भी कहा जाता है। एक बार अगर कोई इस एरिया के अंदर इंटर कर जाता है तो उसकी पैरामोडल स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होना शुरू हो जाती है और अगर इस जगह पे किसी की पैरामोडल स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो उसका लाइफ स्पैन भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लियो ज़ेन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ओल्ड फोक्स तुम हमें ट्रैक क्यों रहे हो? और जहाँ तक मुझे याद है मैंने सुना था कि फेंगडू रिवर के अंदर इंटर करने के लिए एक खास तरह का सूप पिलाया जाता है, तभी हम लोग फेंगडू रिवर के अंदर इंटर कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो इस सब के बावजूद भी हम लोग फेंगडू के अंदर कैसे आ गए? मुझे लगता है जरूर से तुम्हें यहाँ पे कोई गलतफहमी हो रही है। खैर अभी इसी तरह से वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे डेड सोल्स का मुकाबला कर ही रहे थे कि तभी हम देखते
देखते हैं कि बर्निंग क्रो की नजर वहाँ पे एसेटा जुयांग के ऊपर पड़ती है, जो कि धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ रहे थे। एसेटा जुयांग को देखकर बर्निंग क्रो की सांस में सांस आती है और वो जल्दी से वहाँ पे बहुत चिल्लाते हुए जैसे एसेटा जुयांग के पास जाता है तो उसे जानने को मिलता है कि वो तो बस एसेटा जुयांग की एक परछाई थी, क्योंकि वो एसेटा जुयांग की बॉडी के आर पार चला जाता है। जो देखा तो बेचारा बर्निंग क्रो वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग एसेटा जुयांग को देखते हैं, जो कि फेंग डू के इंटरेस्ट के सामने पहुंच चुके थे और बहुत ही शांति के साथ वो चुपचाप किसी भी बात के ऊपर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने लगे थे कि तभी हम देखते हैं कि एसेटा जुयांग को वहाँ पे एक ओल्ड लेडी की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए एसेटा जुयांग से कहती है, रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ, क्योंकि आगे एक कभी न खत्म होने वाली भूल भुलैया है। ये जगह कोई और नहीं बल्कि फेंग डू ब्रिज ही थी। वो ओल्ड लेडी वहाँ पे वही सूप बना रही थी जिसके बारे में डोंग भी बात कर रहा था। उसी सूप का इस्तेमाल करते हुए फेंग डू वर्ल्ड के अंदर एंटर किया जा सकता था, पर अजीब बात यह थी कि वो लोग उस सूप के बगैर ही वहाँ पे आ गए थे। उस ओल्ड लेडी का नाम था मिंगपो, जो कि एसेटा जुयांग को अपनी तरफ बुलाते हुए कह रही थी, इधर मेरे पास आओ, और तुम्हारे हाथों में यिन यांग न्यू मास्क क्या कर रहा है? आखिर कौन हो तुम और तुम्हारे पास ये मास्क कहाँ से आया? ओल्ड लेडी मिंगपो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा जुयांग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, क्या तुम 12 डिसेबल्स के बारे में कुछ जानती हो? और ये कहकर वो वहाँ पे उस मास्क को उसके सामने ले आते हैं, जिसे देखकर वो ओल्ड लेडी वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैं उन 12 डिसेबल्स के बारे में जानती हूँ। उन्होंने हमारे इस फेंग डू वर्ल्ड की इन वेज के ऊपर कब्जा कर लिया था और उसी का इस्तेमाल करते हुए इस मास्क को बनाया था, जो कि रियल वर्ल्ड और इस डेड लैंड को आपस में जोड़ता है। खैर अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि अगले जन्म में अपने प्यारों को नाराज मत करना और उनके साथ अच्छे से टाइम बिताना। आप चुपचाप ये सूप पियो और अपने रास्ते लगो। और ये कहकर वो वहाँ पे एसेटा जुयांग को सूप पेश करती है, लेकिन एसेटा जुयांग वो सूप नहीं पीते और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी सूप लेकर उनके सामने ही खड़ी हुई थी, जो कि एसेटा जुयांग को सूप देते हुए कह रही थी, इस सूप को पीने के बाद ही तुम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इस बीच हम देखते हैं कि एक पर्सन जिसने वहाँ पे सूप को पी लिया था, उसकी सोल वहाँ पे उसकी बॉडी से बाहर निकल चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो तुरंत ही वहाँ से भागते हुए कहने लगा था, नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। जबकि हम देखते हैं कि वहाँ की एक गार्डियन लेडी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल गई थी। जबकि वो पर्सन वहाँ पे चिल्लाते हुए यही कह जा रहा था, नहीं मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो फेंग डू ब्रिज को पार ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सामने एक बैरियर लगा हुआ था, जिससे टकराकर वो सीधा रिवर के अंदर जा गिरता है। और उस रिवर का पानी भी कोई आम नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस रिवर के अंदर जाके गिरता है तो उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी सोल तक डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसका स्कल पानी के ऊपर तैरने लगा था। और ये सब कुछ एसेटा जुयांग वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो ऑलरेडी वहाँ पे एक बार फिर से एसेटा जुयांग को वो सूप पेश करते हुए कहती है, तुम अब रियल वर्ल्ड से फेंग डू यानी कि डेड लैंड के अंदर आ चुके हो, जिसे तुम इस सूप को पिए बगैर पार नहीं कर सकते। इसलिए यंग मैन जल्दी से सूप को पी लो। उस ऑलरेडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा जुयांग वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहते हैं, ओह तो ऐसी बात है। जिसपे हम देखते हैं कि वो ऑलरेडी वहाँ पे हंसते हुए कहने लगी थी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तभी हम देखते हैं कि एसेटा जू अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अचानक से अपनी टाइम एंड स्पेस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजाकर टाइम को वहाँ पे फ्रीज कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि डेड लैंड का टाइम पूरी तरह से वहाँ पे रुक चुका था। और तभी हम देखते हैं कि एसेटा जू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस सूप को वहाँ पे नीचे गिरा देते हैं और खाली कटोरी दोबारा से उसी ओल्ड लेडी के हाथों में थमा कर खुद फेंग डू ब्रिज को पार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का टाइम दोबारा से अनफ्रीज हो गया था। उस ओल्ड लेडी को वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन जब वो उस कटोरी को देखती है तो उसके अंदर सूप मौजूद नहीं होता। इसलिए उसे लगता है कि शायद एसेटा जुयांग ने वो सूप पी लिया होगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो एसेटा जुयांग को देखकर मुस्कुराते हुए कह रही थी, बहुत अच्छे यंग मैन, अब तुम इस फेंग डू ब्रिज को पार कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ वो वहाँ पे परेशान होते हुए अपने मन में कह रही थी, न जाने इस पर्सन से मुझे इतनी ज्यादा अजीब फीलिंग क्यों आ रही है। ऐसी फीलिंग आज से पहले मुझे कभी भी नहीं आई। लगता है फेंग डू वर्ल्ड का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। खैर सामने की तरफ हम देखते हैं कि जैसे एसेटा जुयांग वहाँ पे फेंग डू ब्रिज को पार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे मौजूद डेड सोल्स अचानक से आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला कर चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग रिनजुई और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि अभी तक भी वहाँ पे उन डेड सोल्स का मुकाबला करते हुए उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। पर वो लोग वहाँ पे जितने ज्यादा डेड सोल्स को मार रहे थे उनकी तादाद उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि रिनजुई वहाँ पे परेशान होते हुए कहने लगी थी, आखिर ये डेड सोल्स खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। हम इस तरह से तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम लोगों को जितना जल्दी हो सके मास्टर को ढूंढकर उनके साथ रीग्रुप करना होगा, क्योंकि अब सिर्फ मास्टर ही हम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। खैर अभी रिनजुई वहाँ पे सारी बातें कर ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उनकी बोट झरने से नीचे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि लीना अपनी सोट का इस्तेमाल करके वहाँ पे को संभाल लेती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे रिनजुई का हाथ पकड़ते हुए कहती है, कस के मेरा हाथ पकड़ो, गिरना मत। जबकि इसके साथ ही हम देखते हैं कि फेंग डू रिवर का कलर अचानक से वहाँ पे लाल होना शुरू हो गया था। और उसके बाद हम मिस निंगयू को देखते हैं, जो कि फूलों के एक बगीचे के अंदर पहुंच चुकी थी। और जैसे वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है तो उस एसेटा जुयांग फेंग डू ब्रिज को पार करते हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर मिस निंगयू वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जल्दी से एसेटा जुयांग के पास जाकर उन्हें ग्रीट
करती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये सब कुछ भी बस एसेटा जू यंग का एक इल्यूजन था, क्योंकि एसेटा जू यंग उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जो देखकर मिस निंग यू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, क्या ये बस एक इल्यूजन था? आखिर एसेटा जू यंग है कहाँ पे? मुझे कुछ भी करके जितना जल्दी हो सके उनकी असली लोकेशन को ढूंढना ही होगा। और अभी मिस निंग यू वहाँ पे एसेटा जू यंग को ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वो फ्लावर्स जो कि अभी तक तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे, पर अचानक से ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पे डीमन फ्लावर्स की तरह आगे बढ़ते हुए मिस निंग यू की पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मिस निंग यू अपनी कमाल की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उनके सभी हमलों को डॉज करने लगी थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन फ्लावर्स उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो एक के बाद एक लगातार मिस निंग यू के ऊपर अटैक किए ही चले जा रहे थे। और इस सब के बीच में हम देखते हैं कि मिस निंग यू के हाथ के ऊपर एक कट भी लग जाता है, जिसके चलते मिस निंग यू का वहाँ पे खून भी निकलने लगा था, जो देखकर मिस निंग यू वहाँ पे थोड़ा और ज्यादा परेशान होते हुए कहती है, ये दुनिया तो बिल्कुल असली है, यानी कि इल्यूजन और रियल वर्ल्ड के बीच में फर्क कर पाना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अब तो मुझे यहाँ पे और भी ज्यादा संभल के रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बीच हम देखते हैं कि वो डीमन फ्लावर्स जो कि एक साथ आगे बढ़ते हुए मिस निंग यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। मिस निंग यू वहाँ पे अपनी 10,000 फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी थी। लेकिन मिस निंग यू वहाँ पे चैन की सांस ले पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे डीमन फ्लावर्स की एक बहुत बड़ी लहर उसके ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ती है, जो देखकर मिस निंग यू अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है। लेकिन मिस निंग यू को वहाँ पे एहसास हो गया था कि यहाँ से भाग पाना लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए वो वहाँ पे अपनी फ्लावर ब्लूम क्वान हुआंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन डीमन फ्लावर्स का मुकाबला करना शुरू कर देती है। लेकिन अभी वो वहाँ पे उनका मुकाबला कर ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि मिस निंग यू को अचानक से वहाँ पे एहसास होता है कि उसकी पैरामोडियल स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से खत्म हो रही है, जो देखकर मिस निंग यू खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये मेरी पैरामोडियल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ क्या हो रहा है? जबकि इस मौके का फायदा उठाकर वो डीमन फ्लावर्स उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे नीचे जमीन के अंदर धंसा चुके थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस निंग यू की वहाँ पे एक चीख निकलती है, जो कि एसेटा जू यंग को अपनी मदद के लिए बुला रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग एसेटा जू यंग को ही देखते हैं, जो कि अभी तक भी फेंगडू ब्रिज के ऊपर ही मौजूद थे और वो वहाँ पे उस रिवर को काफी गौर से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। खैर जैसे वो वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एसेटा जू यंग को वही प्रोटेक्टिव बैरियर दिखाई देता है, जो कि वहाँ पे उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे वो प्रोटेक्टिव बैरियर वहाँ पे अपीयर होता है तो हम देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये क्या हो गया? मुझे पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था, यानी कि मेरे शक बिल्कुल ठीक था, उस यंग मैन ने मेरा सूप पिया ही नहीं था। और ये कहकर वो ओल्ड लेडी जो कि अब तक दूसरे लोगों को अपना सूप पिला रही थी, अचानक से हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपना कटोरा पकड़कर जल्दी से भागकर एसेटा जू यंग की तरफ जाने लगती है और सीधे एसेटा जू यंग के पास जाकर उन्हें वहाँ पे सूप पेश करते हुए कहती है, आखिर तुमने मेरा सूप क्यों नहीं पिया था? भले ये सूप पीने में उतना ज्यादा टेस्टी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे तुम्हारी सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि डेडलैंड में आने के बाद यहाँ से बाहर निकलने का और कोई भी रास्ता नहीं है। अगर तुम यहाँ पे सूप को नहीं पीते हो तो तुम्हारी सोल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जबकि अगर तुम यहाँ पे सूप को पी लेते हो तो शायद हो सकता है कि तुम्हारी री इनकारनेशन के कुछ चांसेस बन जाएं। तो इसलिए पूरी तरह से खत्म होने से तो री इनकारनेशन ही बेहतर है। उस ओल्ड लेडी की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कोल्ड रूम में उस ओल्ड लेडी से कहते हैं, नहीं मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर जैसे एसेटा जू यंग वहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि पहले तो वहाँ पे उस सूप को गिरा देता है और उसके बाद उस डिवाइन सुप्रीम ऑरा की वजह से उस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर भी क्रैक्स आने लगे थे, जो देखकर वो ओल्ड लेडी भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, आखिर ये पर्सन है कौन है? एक मामूली सा की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। और अभी वो ओल्ड लेडी वहाँ पे हैरान होते हुए सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को वहीं पे चकनाचूर कर चुके थे, जो देखकर तो बेचारी उस ओल्ड लेडी के वहाँ पे होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ कोई कभी भी नहीं कर पाया था। जबकि हम देखते हैं कि एसेटा जू यंग ने तो वहाँ पे उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ उस पूरी की पूरी रिवर तक को भी वहाँ पे फ्रीज कर दिया था, जो देखकर वो ओल्ड लेडी वहाँ पे ऑलमोस्ट कोमा में जाते हुए कह रही थी, इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर वो भी एक मामूली से की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर का? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जबकि हम देखते हैं कि एसेटा जू उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ चुके थे। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।